हम लोग का अच्छा। जहाँ एरिया है, हाँ हाँ हम लोग का जहाँ एरिया है, गांव है, जी। मेरा जो गांव, असली जो गांव है, वहाँ पे आदमी अभी शाम के बाद घर से निकलने के लिए डरता है। ये चुनाव के बाद से। हाँ, बहू बेटियों का तो कोई इज्जत ही नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिशूम पर। दोस्तों, एक दो दिन पहले बंगाल के एक व्यक्ति ने हमें कॉल किया और उन्होंने वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है, वहाँ की जो हकीकत है, जो व्यथा है, वो हमसे व्यक्त की। उनकी कॉल को हमने रिकॉर्ड किया और उनकी परमिशन से हम उस रिकॉर्डिंग को आप सबको सुनाना यहाँ चाहेंगे। आप उस रिकॉर्डिंग को सुने। थोड़ा सा एडिट हमने ज़रूर किया है क्योंकि वो इतने व्यथित थे कि उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ शब्द बोले या कुछ बातें बोली जो हमें यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे इस वीडियो में सुनाना। लेकिन उस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा एडिट करने के बाद मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। आप लोग सुने और जाने और ज़्यादातर लोगों तक जितना हो सके उतने लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि लोग जाने कि बंगाल की स्थिति कितनी ख़राब है। चुनाव के नतीजे आने से पहले भी हम लोग यहाँ बोल रहे थे कि चुनाव के परिणाम आने के बाद यदि ममता बनर्जी वहाँ जीतती हैं तो फिर वहाँ पे हिंसा का एक भयानक रूप देखने को मिलेगा, और वही हो रहा है। विडंबना यहाँ पे ये है कि ये जो हिंसा है, इसके प्रति जो राज्य सरकार है, उसका जो उनके अधिकारी हैं, वो एक बिल्कुल उदासीन रवैया दिखा रहे हैं। उसी के साथ साथ ये जो राष्ट्रीय मीडिया है, ये जो लोकतंत्र के तथाकथित संरक्षक और नायक हैं, ये जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े विचारक हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये भी उस पर कोई भी डिस्कशन और विचार या विमर्श करने को तैयार नहीं है। कहीं कोई मीडिया में इतनी बड़ी कोई खबर नहीं आ रही है, और कब आती भी कैसे है न्यूज़, आप कैसे पढ़ते हैं कि एलेज्ड बाय बीजेपी वर्कर्स, और कभी आप पढ़ेंगे कि एज एलेजली सेड बाय, मतलब एक तरह से वो ऐसा दिखाते हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि वहाँ हिंसा चल रही है, कि उनके 14 कार्यकर्ता मारे गए। क्या वो कार्यकर्ता व्यक्ति ह्यूमन नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? कि या वो बंगाल के नागरिक नहीं हैं? क्या उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी बंगाल के सरकार की नहीं है? उसके हद तो ये है कि एक राष्ट्रीय चैनल के एक वरिष्ठ पत्रकार, जिन्हें हम रविश कुमार कहते हैं, तो रविश कुमार ये उसी ममता बनर्जी और दीदी से पूछ रहे थे कि क्या आप प्रधानमंत्री बनने की होड़ में हैं? शर्म नहीं आती इन्हें? एक ऐसी चीफ मिनिस्टर जहाँ पे उन्हीं के नागरिक को, उनकी महिलाओं के साथ पर अत्याचार हो रहा है, जो उनके विरोधी थे, टीएमसी के विरोध में जिसने वोट दिया, उनके खिलाफ खुल के हिंसा हो रही है। लोग मारे जा रहे हैं, घर से भगाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, महिलाओं पे ज़बरदस्त अत्याचार हो रहा है। उनके लिए ये रविश कुमार और ऐसे जो पत्रकार हैं, वो सपने देख रहे हैं कि शायद वो प्रधानमंत्री बन जाएं तो कितना अच्छा रहे। ये वही रविश कुमार हैं जो लखनऊ को लखनऊ कहने में तो नहीं हिचकते, लेकिन दिल्ली को डेडली कहने की उनकी हिम्मत नहीं होती, महाराष्ट्र को लाशों का राष्ट्र कहने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। जबकि अपने पिछले वीडियो में मैंने ये बात बताई है कि यूपी में अभी भी मरने वालों की संख्या दिल्ली से भी कम है, और कितना छोटा सा जगह है दिल्ली, और महाराष्ट्र से तो लगभग 1/3 है वहाँ पर। तो ये वही रविश कुमार हैं। तो देखिए, अब समस्या यहाँ पे ये है कि हिंसा हो रही है और लोग कितने बेढंगे कुतर्क दे रहे हैं। मतलब लोग कहाँ तक उतर आए हैं कि कुतर्क दे रहे हैं कि अगर वहाँ पे टीएमसी जीती है तो वो हिंसा करे, अगर यदि भाजपा भारतीय जनता पार्टी जीती तो भी वो टीएमसी के खिलाफ ऐसी ही हिंसा होती, एक पर्टिकुलर समुदाय संप्रदाय के खिलाफ ऐसी हिंसा होती। तो क्या असम में ऐसा हो रहा है? असम उसका पड़ोसी राज्य है बंगाल का, उतना ही उग्र चुनाव असम में भी हुआ, उतना ही ध्रुवीकरण असम में भी देखा गया। तो क्या असम में कांग्रेस ने एक इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे लोगों को खुलेआम मार रहे हैं, या AIUDF ने इल्ज़ाम लगाया? नहीं लगाया। तो ऐसे घटिया कुतर्क लोग दे रहे हैं इस ममता बनर्जी या उसकी सरकार के एक्शन को डिफेंड करने के लिए। और एक कुतर्क ये भी दिया जा रहा है कि राष्ट्र कोरोना से इतना विपदाग्रस्त है, लाखों लोग एक महीने में मर गए, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है 13-14 लोग डेली वहाँ पे मर रहे हैं, या 100 लोग भी वहाँ पे मर गए, बहुत छोटी सी संख्या है। लोग आदमी इधर सोचें कि उधर सोचें, लेकिन क्या उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो कोरोना से ग्रस्त हैं, सारी सरकारें, राज्य सरकार अपने नागरिक, कोई भी राज्य सरकार अपने नागरिक को बचाने का प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन
वहाँ तो राज्य सरकार द्वारा पोषित गुंडे, उनके समर्थित गुंडे ही अपने नागरिकों को मार रहे हैं। वो नागरिक कहाँ, किसके पास अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाएं, किसके पास जाएं? जिन व्यक्ति ने हमें कॉल किया उनकी आप जब ऑडियो अभी सुनेंगे तो आप पाएंगे कि कितना पीड़ा है वहाँ पे, कितने लोग मुश्किल में हैं, कितनी व्यथा है। और फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि समस्या ये है कि चूंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हारी है, मोदी जी की पार्टी हारी है, इसलिए एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग उधर आंखें मूंद करके बैठा हुआ है और बहुत ही, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि थर्ड क्लास अपने कुतर्क से उसे डिफेंड करने का प्रयास कर रहा है कि वहाँ जो हो रहा है वो इतना वॉयलेंट नहीं है, इतना तो होता रहता है। किसी भी चुनाव के बाद आपने शायद ऐसा नहीं देखा होगा। मैं आपको जल्दी से एक एग्जाम्पल और देता हूं। 2018 का बंगाल का पंचायत चुनाव शायद ही कोई भूला होगा, और अगर आप डेटा निकाल के देखना चाहते हैं तो आप उस पर डेटा निकाल के देख लें, आपको पता चलेगा वहाँ की हिंसा का क्या लेवल था। और अभी यहाँ पे उससे ज़्यादा प्रचंड बहुमत यूपी के योगी सरकार के पास है, और अभी पंचायत चुनाव हुए हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी यहाँ पे दावा कर रही कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। तो क्या हिंसा हुई है वहाँ पे? क्या वहाँ पे लोगों को वोट डालने से रोका गया है, कि लोगों को नॉमिनेशन करने से रोका गया है, या उसके परिणाम आने के बाद लोगों को वहाँ मारा जा रहा है, घर से निकाल के उनके घर जलाए जा रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया? तो ये स्थिति अगर सोच में आ जाए, ये गंदगी अगर सोच में आ जाए कि एक जगह हिंसा होती है, हाथरस में अगर कुछ होता है तो पूरा मीडिया जुट जाता है, और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे प्रमुख, सबसे सॉलिड वोट बैंक था या है वेस्ट बंगाल में, वो वही दलित और आदिवासी हैं, और ये हिंसा सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ चल रही है। क्यों कोई दलित का मसीहा वहाँ पे नहीं जाके आवाज़ उठा रहा है? क्यों ये सब जो हाथरस में पूरा मीडिया, और साउथ से चल के पूरा मीडिया, बड़े बड़े पत्रकार आके वहाँ जुट गए थे, बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के ग्रुप वहाँ पे जुट गए थे, क्यों नहीं दिल्ली जा रहे हैं? क्यों बरखा दत्त जो गुजरात के कब्रिस्तान में जाके लाइव टेलीकास्ट करने, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वेस्ट बंगाल में जाके लाइव टेलीकास्ट करें और दिखाएं वहाँ पे हिंसा का क्या तांडव चल रहा है? तो प्रयास यहाँ पे आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्रयास करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कम से कम लोग जानें, कर तो कोई कुछ नहीं सकता अभी यहाँ पे, लेकिन कम से कम लोग जानें कि चल क्या रहा है। तो चलिए अब आप ऑडियो सुनिए, उसके साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार। हम आपको वॉइस रिकॉर्ड भी करके देगा तो वो भी मतलब आफत हो जाएगा। हम लोग का जहाँ एरिया है, हाँ हाँ हम लोग का जहाँ एरिया है, गांव है जी, मेरा जो गांव, असली जो गांव है, वहाँ पे आदमी अभी काम के बाद घर से निकलने के लिए डरता है। ये चुनाव के बाद से? हाँ, बहू बेटियों का तो कोई इज्जत ही नहीं रहा है। दुकान का 2 दिन पहले एक तो बाइक का दुकान था, और 90 हो जाएगा बाइक लूट करके लेके गया जी। एक तो रखा नहीं है, शोरूम ऐसी तो ऐसी पड़ा हुआ। अरे, और ऐसा बहुत कहानियां हैं जो हम लोग का एरिया में कोई तो दुकान का हम बताया, न्यूज में 1% या 2% आ रहा, 1 या 2%। अच्छा, काफी मतलब वही जो हम लोग सोच रहे थे कि काफी ना, ये जो हम लोग सोचा था वो ठीक है। बहुत मतलब भयंकर अवस्था है, बहुत भयंकर। ये जो अभी ऐसे न्यूज आई थी कि 13-14 लोग मारे गए हैं अभी तक हिंसा में। वो कम से कम 13-14 नहीं है, 113-14 करिए। 113-114। हाँ, तो सिर्फ भाजपा के ही लोग मारते हैं भैया कि एकदम कि कांग्रेस और उनके लोग मारे जा रहे हैं? नहीं, वो उसमें सब वही सोच करके मार रहा कि जो भाजपा को दिया वोट उसी को। गलती से 1-2 तो मर जाता वो बात अलग है, लेकिन तुम बीजेपी को वोट दिया इसीलिए तुमको मार खाना पड़ेगा। अच्छा। तुम बीजेपी सपोर्टर है इसीलिए तुम्हारा दुकान भांग मतलब तोड़फोड़ होगा। बहुत अवस्था खराब है। ये कश्मीर, ये वही कहानी हो रहा, छुटपुट हो रहा वैसे ही। ये जो कश्मीर से भी बदतर है अभी का जो माहौल है अभी का, ये बढ़ते जाएगा। अभी कम का कैसे कम नहीं होगा।
बहुत बुरी स्थिति हो गई। पूरा नहीं यही तो खैर, ये तो खैर हम लोग भी कहते हैं कि अगर भाजपा नहीं जीतेगी तो इस बार बहुत बुरी स्थिति होगी, और वही हुआ। लेकिन सपोर्टर जो था, जो माहौल था जी सबका जो इतना माहौल में है, सब ताज्जुब हो गया। आदमी बाहर से, घर से बाहर नहीं निकल रहा डर के मारे। अगर कोई टीएमसी को वोट दिया, वो बाहर कैसे नहीं निकलेगा? सही सही बात को समझिए। सही सही। अभी बात करते हैं तो धीरे धीरे, हम जोर से बात भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा माहौल है। बाहर से कोई सुन लेगा तो अवस्था खराब। हम बात कर रहे हैं तो घर के अंदर से सब बोल रहा, इशारा कर रहा कि मत करो ये सब। ओहो। माहौल को समझ रहे हैं? हाँ हाँ समझ गया। सही। बताइए अभी 5 साल कैसे चलेगा? ये तो बहुत ही बुरी समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। कोई उपाय नहीं है। मतलब जिंदा रहना है तो वही करना पड़ेगा, नहीं तो मार देगा। बताइए। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बताइए। गाँव के अंदर तो, गाँव के अंदर सबसे ज्यादा और यहाँ का मीडिया कुछ दिखा ही नहीं रहा है, कुछ दिखाने को ना राजी नहीं। ना बताइए बोला। और बात होती है लोकतंत्र की। हाँ, कोई नहीं आवाज उठाता है। अरे जो बुद्धिजीवी है, जो भी जेएनयू वाला या बाहर का मीडिया, बीबीसी का, कोई नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा? ये जो दूलागढ़ में कांड हुआ था आज से 10 साल पहले, 10 साल नहीं, हाँ 7 साल पहले, वो तो एक ओनली वन चैनल आया था, वो जो टी न्यूज वाला, फिक्स हो गई। जी जी। उनके अगेंस्ट तो केस अभी भी लटक रहा। वो खुद आके यहाँ पे किया था कैमरा लगा के, अच्छा। उसको तो फिर भगा दिया। दूलागढ़ में राइड हुआ था। हाँ 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 सुना है। याद है? जी याद है? नहीं याद नहीं, लेकिन अभी चुनाव के दौरान सुना था इस पर। जो सुना था चुनाव के दौरान। तो हाँ, तो लेकिन ये सब कौन सा मीडिया दिखाया बताइए ना। हम लोग को मालूम था, साइड से खबर आ रहा, लेकिन कोई नहीं बोल सकता कुछ।